8 मार्च 2014 मलेशिया के एलिस लाइन की फ़्लाइट MC-370 जिसे आकाश में राजा कहते थे, कुआलालंपुर में बाजी के लिए उड़ान भर चुकी थी। बोइंग के 777 मॉडल में इस विमान 225 यात्री के नौ के सदस्य यानी 234 लोग सवार थे। रात में 12:30 बजे विमान दक्षिण चीन की सागर ऊपर 8300 फीट में ऊंचाई के साथ उड़ रहा था। विमान में कमान अम्बनी कप्तान जहाजी अहमद साग, हाथों में उनकी साथ पायलट फारिका अब्दुल उम्मीद थे। ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। कॉकपिट में सब पूरा का सामने था। बाहर सितारों में भरा आसमान था, नीचे गहरा समुंदर। यात्रियों में कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग मंजिल के लिए सपने देख रहे थे, कुछ लोग का हेडफोन लगाए के साथ संगीत सुन रहे थे। किसी का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी सबसे भयानक रात होने वाली है। लगभग उड़ान होने से पहले लगभग 1 घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल ATC उठकर एक छोटा सा मैसेज आया, जिसमें टेक्निकल फॉल्ट्स का विमान कुछ मशीन अचानक काम करना बंद कर चुकी थी। इससे पहले कोई समझ पाता, एक करके विमान ज़्यादातर सिस्टम फेल होने लगी थी। कॉकपिट के अंदर छोटा सा धमाका हुआ। एक अजीब सी गंध वाली गैस तेज़ी से फैलने लगी। यह जहरीली गैस थी जिसे दोनों पायलट कुछ सेकंड में बेहोश कर दिया, जो ATC के इमरजेंसी संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे। विमान का रडार दुनिया में हमेशा के लिए गायब हो गया। कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से बंद था और उसे बाहर खोलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। विमान के अंदर बाहर बैठे यात्री जब झटके महसूस हुई तो चीख पुकार मच गई थी। लोगों ने कॉकपिट का दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई लोहे की दीवार को मजबूत था। प्लेन और पायलट का मोड था अपनी पूरी तरह रफ्तार को अनजान दिशा में उड़े जा रहा था। विमान में 49,100 किलो का फ्यूल था, जो लगभग 8 घंटे तक हवा में चल सकता था। वह धीरे धीरे जहरीली गैस में कैप्टन में फैलने लगी। एक एक करके सारे यात्री बेहोश होने लगे। घंटों तक मीलों और बेकाबू का विमान भूत तरफ अनजान समुद्र के बीच उड़ता रहा। सुबह 5:30 बजे लगभग 5 घंटे के बाद बेहोशी के बाद कॉकपिट के कैप्टन जहरीलों को होश आया तो उनके सिर में फटा जा रहा था। जब उन्होंने बाहर देखा तो उनकी पैरों पर तबील खिसक गई थी। चारों तरफ जहां देखा नजर आया नीला समुद्र था। दूर दूर तक जमीन और टुकड़ा भी नहीं था, जिसमें हैच बोर्ड को जलती बत्तियां बता रही थी कि प्लेन के फ्यूल कुछ मिनटों बाद ख़त्म होने वाला है। उनके सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। उनके कांपते हाथों में को घोड़ा क्रैश करने की अंजाम दिया। इस आवाज़ में बेहोश यात्रियों को जगा दिया। प्लेन के अंदर दृष्टि दिया दहला देने वाला था। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे। कोई अपने भगवान को याद कर रहा था, कोई अपने बच्चों को तस्वीर सीने से लगाए हुए थे। कैप्टन ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर प्लेन को पानी में उतारने की कोशिश की, लेकिन लगभग नामुमकिन था। उसको समझ आ चुका था कि उनके जीवन में कुछ पल ही बचे हैं। सब शांत हो गए थे, दूसरे के हाथ पकड़ रहे थे, अपनी आंखों से मौत का इंतजार करने लगे थे। विमान जब समंदर में सतरने के टकराने वाला था, उसके 1 मिनट बाद एक दृश्य दिखा। खामोशी में हवा सिर्फ सिलसिले की आवाज़ आई, जो बता दे कि 234 जिंदगी के साथ ख़त्म होने वाली थी। कैप्टन ने आखिरी निर्देश दिया, लोग जैकेट को लेकर दरवाज़ा के पास जाओ। एक एक करके सब लोग कांपते हुए दरवाजे के साथ समुद्र में कूदने लगे। जैसे ही आखिरी इंसान कूदा तो विमान एक जोरदार धमाके के साथ समुद्र में फट गया। एक आग का गोला और प्लेन के हजारों टुकड़े में पानी में बिखर गए। कैप्टन ने जहाजी और पायलट को की दुर्घटना में मारे गए हैं, लेकिन बाकी सभी यात्री जिंदा थे। प्लेन को टूटे हुए टुकड़ों को पकड़कर उसे ठंड में भयानक समुद्र में तैरे थे। एक एक टुकड़े पर 10-10 लोग चिपके हुए थे। उम्मीद थी कि शायद कोई बच जाएगा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ मौत का समुद्र था। उनकी लहर तथा अनजान भविष्य बताई जा रही थी कि समुद्र में लहरें किसी खिलौने की तरह बहा रही थी। पहले उनके दिन में तो भूख प्यास ठंड में 10 लोगों के दम तोड़ दिया। बाकी लोग हिम्मत जुटाकर दूसरे को ढांसा बता रहे थे। उनकी भरोसा था उन्हें पूरी रात उन्हें चांदनी रात में मौत को पीछे छोड़नी हुई। फिर सुबह यात्रियों ने एक जिसका नाम आरव था, उसके पास दूरबीन थी। वह लगातार दूरबीन में चारों तरफ देख रहा था, जमीन में एक छोटे टुकड़े तलाश कर रहा था। तभी किस्मत है जैसे पल एक उनका साथ सुबह पहली किरण के साथ आरव ने दूर तक देखा तो दीप दिखाई दिया। उसकी आवाज़ एक एक उम्मीद पर चिल्ला रही थी कि उसके सामने ज़मीन है। सब लोग उसे दिशा देखा और छोटा सा बहुत दीप था, जैसे कि समुद्र के बीच में रेत और टुकड़ा फेंक दिया था। सब लोग अपनी जान खुशी की ताकत लगाकर द्वीप की ओर बढ़ने लगे। कई घंटों के बाद मशक के बाद किनारे पहुंच गए। उनकी उम्मीद यह भयानक झटके में बदल गई थी कि वह द्वीप में
73 मीटर गोलाकार के साथ फैला हुआ था। यानी इतना छोटा सा कोने में दूसरे कोने तक दौड़ी भी, और उसकी द्वीप में सिर्फ नारियल का पेड़ था और चारों तरफ रेत, ना ही कोई जंगल, ना ही कोई जानवर, ना पीने के लिए पानी था, न कोई स्रोत था। 200 से ज़्यादा लोग इस जगह से खुली जेल से कम नहीं थी। कभी समुद्र में कड़ी बहर लहरें आती तो एक साथ सब लोग हो जाते, एक जैसे जिंदा, और एक मौत की बदतर होने वाली थी। उन्हें घायलों को देखभाल शुरू कर दिया, अपने कपड़ों को फाड़ पट्टियों बनाई, और उसकी एक सवाल था कि हम यहाँ से ज़िंदा कैसे रहेंगे। दूसरे दिन तो सुबह सूरज उगल रहा था। धूप से बचने के लिए लोगों ने अपने सर पर कपड़े बांध दिए थे। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि प्यास की लड़ाई और नमकीन पानी पीकर कुछ लोग बीमार पड़ रहे थे। सबकी नज़र उनकी नारियल के पेड़ों पर टिकी थी, लेकिन उसका चढ़ना खतरनाक था। एक नौजवान हिम्मत दिखाई और अपने बेल्ट की मदद से पेड़ पर चढ़ने लगा। कई बार फिसलने के बाद आखिर उसका नारियल के तोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन नारियल में 200 लोगों के लिए ऊँट के मुंह में जोर के बराबर थे। पानी में बंटवारे को लेकर पहली बार तनाव दिया और तय हुआ कि पहले बच्चों को, घायलों को पानी दिया जाए। रात में ठंडी हवा चलने लगी थी। लाइफ जैकेट तथा कुशल गोल गिराकर दूसरे के साथ बिताई ताकि शरीर गर्मी बना रहे। अगले दिन उन्हें रेत पर बड़े बड़े अक्षरों पर एस्को लिखा। प्लेन के चमकदार टुकड़े को इस तरह लिखा कि सूरज की रोशनी पड़ने पर चमके और शायद किसी की नज़र पड़ जाए। उन्हें मतलब की तार बेल्ट इकट्ठा शुरू कर दिया। एक नियम बनाया कि पानी में सबसे पहले बारिश की इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक सीट टेंट जैसे संरचना बनाई। सब जानते थे कि एक एक बूंद कीमत के बराबर था। चौथे दिन समुद्र की लहरें पीछे हटी और छोटे छोटे गड्ढों में कुछ सेकंड तक शंख दिखाई दी। लोगों की आंखों में चमक आ गई और प्लेन में नुकीले टुकड़ों को चाकू बनाया, जिसे सेट बेल की तरह मदद एक छोटा सा जाल तैयार किया। उस दिन पहले उन्होंने आग पक्का हुआ, कुछ खाया और पत्थर की गर्म करके उसकी केकड़ों जैसा सेका। लेकिन खाना पीना बहुत कम था और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी भयानक रूटीन में ढलने लगी थी। जहाँ तक की बात करें चुनौती को लेकर, दोस्तों, इनकर दिल दहला देने वाली थी। लड़ाई हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी ही कीमत है। अगर आपकी मेरी कहानी सुनने में पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करना और आपके लिए पहुंचाने की हिम्मत देता है। हाँ, कमेंट करने से पहले बगल पर नया टाइप ऑप्शन आया होगा, उसको आप लोग चैनल को एक बार लाइक दबा देना। चलिए वापस जाते हैं। उस भयानक द्वीप पर देखते हुए महीना बीत गया था। इस महीने में बाहरी दुनिया में $370 खोजने के लिए इतिहास सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 35 मिलियन खर्च कर दिए थे। समुद्र की गहराई छान मारा, लेकिन उन्हें विमान का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ एक छोटे से द्वीप में 200 से ज़्यादा लोग दिन और मौत की लड़ रहे थे। उन्होंने काम बांटने लगे। कुछ लोगों को पानी इंतजाम कर रहे थे, कुछ लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग मलबे पर बने शेल्टर मौजूद कर रहे थे। लेकिन सांसों को भयानक रूप से हो चुका था। इस संक्रमित घाव की जगह से व्यक्ति की मौत हो गई थी। पहली मौत तो दुर्घटना के बाद, दूसरा बीमारी की हुई। उसी लोगों को डर बढ़ गया था कि इस नेतृत्व में घूटों में झगड़ा होने लगा और घूट का मानना था सबको बराबर बराबर राशन मिलना चाहिए, जबकि दूसरे को कहना था जो ज़्यादा मेहनत करता है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए। द्वीप में दो अलग समूह बढ़ गए। इस बीच में बातचीत में लगभग बंद हो गई। एक दिन समंदर की लहरों के साथ बहकर कछुआ और किनारे आ गया। कई हफ्तों के बाद मांस और एक बड़ा टुकड़ा मिला, लेकिन उसे बांटने को जगह घूटों को जैसे भयानक लड़ाई होगी। इस कछुआ में लगभग बर्बाद हो गया। किसी को ढंग से खाने से नहीं मिला। इंसानियत धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। भूख और नताशा लोगों को जानवर बनी रही। लगभग 2 महीने के बीत चुके थे। आबादी घटकर 100 के करीब हो गई थी। मौत और आम को लेकर सुबह उठते और देखते कि रात में कौन कौन आज मर गया है। इतनी निराशा के बीच आशा की छोटी की किरण फूटी हुई थी। एक दिन 121 दिन आसमान दूर तक एक विमान पतली सी लकीर दिखाई दी। सब लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, अपने बनाए हुए रिलेक्टर सिग्नल देने लगे। आग जलाकर धुआं करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत दूर था, बहुत ऊंचा था और कुछ मिनटों में नज़र ओझल हो गया। उस उम्मीद में एक पल आई कि आसमान की जगी हुई एक समुंदर में डूब गई है। इस घटना में लोगों ने तोड़ दिया और कुछ लोग को मानसिक संतुलन खोने के लगे। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब द्वीप में लगभग 70 लोग ही बचे थे। खुद को द्वीप में देखकर उसे धुंधले पड़ने लगे थे और इस समय बच्चे न किशोर हो चुके थे। उनके द्वीप में उनकी दुनिया थी। उन्होंने नारियल के रेशों को रस्सी बनाना और उसे खोल बर्तन बनाना सीख लिया। मौसम अब मिजाज समझने लगे और दूसरे साल
तक उनके लगाए नारियल के पेड़ को फल आया, उस दिन एक त्यौहार मनाया। ऐसा लगा कि ज़िंदगी में फटती लौटती आ रही है। 64 साल में द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कुपोषण के कारण शिकार माँ और बच्चा ज़्यादा तक जिंदा नहीं रहा। एक दर्दनाक झटका और था कि समय बीतता जा रहा था और लोगों की भाषा, उन्हें तरीका, सब कुछ बदलने लगा था। पुराने पीढ़ी और एक एक करके सब लोग मरते जा रहे थे। नई पीढ़ी जैसे पुरानी दुनिया याद नहीं आ रही थी, सब लोग बड़ी जोर से रो रहे थे। 60 साल में पीढ़ी रास्ता और संघर्ष शुरू हो चुका था और नारियल के पेड़ पर एक किस्मत हो चुका था। इस लड़ाइयों में 7वां साल बीत चुका था, लेकिन इसमें अब इन लोगों को खोजना नामुमकिन हो चुका था और छोटे छोटे टहनी फंस चुके थे। और एक दिन सभी लोग 234 लोग इसमें गए थे, उसमें 20 लोग ही बचे थे।